हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AK फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 10 हिंदी ए मॉडल सेट 3 का सॉल्यूशन लेकर आ गए। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम लोग क्लास 10 हिंदी मॉडल सेट 1 और सेट 2 को सॉल्यूशन कर चुके हैं और साइंस के पाँचों सेट देख चुके हैं, सोशल साइंस के पाँचों सेट देखे, इंग्लिश का भी देखे। तो बहुत सारा क्लास 10 का मॉडल क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑलरेडी करा दिया है। तो यदि उन सारे वीडियो को नहीं देखे तो उन सारे वीडियो को मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी ए का मॉडल सेट 3 को देखेंगे, और जो कि इन सारे प्रश्नों को आप सभी के लिए इसका आंसर जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका फर्स्ट बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है दोस्तों। तो इसलिए सारे के सारे छात्र छात्राएं जो क्लास 10 के हैं, तो सभी के विद्यार्थी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पाँचों मॉडल सेट अगर करके जाते हैं ना, इन्हीं सारे मॉडल सेट के क्वेश्चन से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही मेरे बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए देखिए, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड यानी कि JCRT के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर आप सभी जानते हैं, और इसमें हम लोग सेट 3 देख रहे हैं क्लास 10 का हिंदी ए के। जी हाँ दोस्तों, हिंदी ए का जो कि हम लोग देखेंगे क्लास 10 सेट 3, और जिसमें आपको 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स के लिए। तो चलिए फर्स्ट देखिएगा, खंड क। यहाँ दोस्तों अपठित बोध है, इसमें क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 यहाँ पर मिस प्रिंट किया गया है दोस्तों। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या तक के लिए सही विकल्प का चयन करिए, यानी कि 1 से लेकर 5 तक का आंसर देना है इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर। तो चलिए इस गद्यांश में क्या कहा गया है, तो चलिए पढ़ के हम लोग देखते हैं। देखिए, मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला जो एकमात्र गुरु है वो उसकी विचार शक्ति है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क शक्ति है, अर्थात उसके पास विचारों की अमूल्य पूंजी है। अपने सद्विचारों की नींव पर ही आज मानव ने अपनी श्रेष्ठता की स्थापना की है और मानव सभ्यता का विशाल महल खड़ा किया है। यही कारण है कि विचारशील मनुष्य के पास जब सद विचारों का अभाव रहता है तो उसका वो मानस को विचारों से ग्रस्त होकर एक प्रकार से शैतान के वशीभूत हो जाता है। मानव बुद्धि जब सद्भावों से प्रेरित होकर कल्याणकारी योजनाओं में प्रवृत्त रहती है तो उसकी अच्छाइयों का कोई अंत नहीं होता, किंतु जब वहाँ कुविचार अपना घर बना लेते हैं तो उसकी पाशविक प्रवृत्तियाँ उस पर हावी हो उठती है। हिंसा और पापाचार का दानवी साम्राज्य इस बात का द्योतक है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक हम लोग पढ़े, और चलिए यहाँ पर आगे क्या कहा गया है कि मानव की विचार शक्ति जो उसे पशु बनने से रोकती है उसका साथ देती है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य की विचार शक्ति पर आधारित ये गद्यांश है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ लिया, अब इसके आधार पर पूछे गए सवालों का उत्तर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य जो हम लोग एक बुद्धिमान प्राणी है, तो इसको हम लोग कैसे बुद्धिमान है, क्योंकि हम लोग के पास विवेक और विचार करने का सामर्थ्य शक्ति है, जो कि भगवान की बहुत बड़ी देन है, विवेक और विचारों का। तो ऑप्शन नंबर 20 उपरोक्त गद्यांश के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है, यानी कि मनुष्य महान कैसे होगा। तो महान होने का जो नींव होता है, पापाचार, पाशविकता, सद्विचार या हिंसा। जी हाँ दोस्तों, सद्विचार यानी कि अच्छा बुद्धि, अगर अच्छा विवेक रहेगा तभी कोई मनुष्य अपने जीवन में श्रेष्ठ बन सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है। तो विचारों की पूंजी में क्या शामिल नहीं है, उत्साह, तर्क, विवेक, बुद्धि। देखिए, तर्क भी है, विवेक भी है, बुद्धि भी है, लेकिन उत्साह जो है विचारों की पूंजी में ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, मानव में पाशविक प्रवृत्तियों क्यों जागृत होती है। मानव में पाशविक प्रवृत्तियाँ क्यों जागृत, हिंसा बुद्धि के कारण, असत्य बोलने के कारण, कुविचारों के कारण या स्वार्थ के कारण। कुविचारों के कारण हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कुविचार। अगर खराब बुद्धि रहेगा तभी आप खराब काम करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सद्विचार का विलोम शब्द क्या है। तो सद्विचार का उल्टा शब्द पूछा, विलोम मतलब उल्टा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दुर्विचार। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग का गद्यांश वाला खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्देश तक के लिए सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10, फिर हम प्रिंट किया दोस्तों, 6 से लेकर 10 तक के प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या का चयन करें और उसका उत्तर देना है। तो चलिए एक यहाँ पर और एक इसको आप लोग अपने से पढ़ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तिनका तिनका लाकर चिड़िया रचती है आवास नया, इसी तरह से रच जाता है सृजन का आकाश नया। मानव और दानव में यूं तो भेद नजर नहीं आएगा, एक पूंछता बहते आंसू जी भर के एक रुलाएगा। रचने से ही आ पाता है जीवन में विश्वास नया। जी हाँ दोस्तों, जब चिड़िया अपना घोंसला बनाता है तो एक तिनका तिनका लाकर ही बनाता है और एक नया घर बना लेता है। और एक मानव और दानव में यहाँ पर अंतर पूछा है। देखिए भेद किया है कि मानव जो है वो आंसू पूछेगा, लेकिन दानव जो है वो आंसू
दिलाएगा दोस्तों, यानी कि रुलाएगा आपको। चलिए इसको आगे आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आपके पास अगर मॉडल सेट है तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सृजन के आकाश से क्या आशय है? तो सृजन के आकाश से आशय है नए आकाश का बनना। जी हाँ दोस्तों, नए आकाश का बनना। नेक्स्ट देखिएगा, चिड़िया अपना घोंसला क्या जोड़कर बनाती है? तो चिड़िया जो अपना घोंसला यानी कि अपना घर जो बनाती है, जहाँ पर वो तो तिनका तिनका लाकर, जी हाँ दोस्तों, एक एक कण तिनका तिनका लाकर अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट देखिएगा, मानव और दानव में क्या अंतर है? तो हम लोग पढ़े इसे ऊपर में, मानव आंसू पूछते हैं और दानव आंसू लाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नाश का विलोम क्या है? तो नाश का जो हो जाएगा दोस्तों, नाश, ध्वंसक, विनाश, सृजन या नाशवान। तो देखिए नाश का मतलब होता है कि खत्म हो जाना, नाश कर देना, तो इसका सृजन मतलब जन्म, उत्पत्ति। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कविता का संदेश क्या है? तो इस कविता से हमें क्या संदेश देता है? मानव और दानव दोनों एक समान है, राहों में आग बिछानी चाहिए, घर घर में फूल की देखभाल करनी चाहिए, या खुद मिटकर भी दूसरों का भला करना चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है कि इससे हम लोग को जो शिक्षा मिलता है, खुद मिटकर भी दूसरों का भला करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग व्याकरण वाले पार्ट को देखने वाले, यानी कि खंड ख। जी हाँ दोस्तों, हिंदी व्याकरण से पूछे जाने वाले सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सक्रमक क्रिया, आक्रामक क्रिया या दोनों? देखिए सक्रमक, जिसमें कर्म भी हो उसे सक्रमक कहते हैं, जिसमें कर्म नहीं रहता है उसे हम लोग आक्रामक क्रिया कहते हैं। तो देखिए इसमें चिड़िया आसमान में उड़ती है, तो यहाँ पर अगर इसमें क्वेश्चन अगर कोई करेगा, डायरेक्ट बोलेंगे कि चिड़िया उड़ती है, तो इससे कोई पूछ सकता है कि चिड़िया कहाँ उड़ती है, ज़मीन पर, आसमान में या फिर पानी में। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि चिड़िया कहाँ उड़ती है दोस्तों, चिड़िया आसमान में उड़ती है, यानी कि इसमें कर्म है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, सक्रमक क्रिया, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, जो कि हिंदी व्याकरण का ही, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म ना हो, वो कौन सी क्रिया होती है? वही चीज़ जो आपको पहले ही बता दिए, वो क्या होगा, आक्रामक क्रिया, जिसमें कर्म ना हो। जैसे राम सोता है, राम कहाँ सोता है, बेड पर, या राम कैसे सोता है, इसमें कोई कर्म नहीं। तो चलिए नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, मतलब उत्तर का मीनिंग कोई नहीं देता है यहाँ पर, कौन सा नहीं है? देखिए उत्तर मीन्स जवाब भी होता है, उत्तर देना, उत्तर एक दिशा भी है, उत्तर दिशा, और बाद, उत्तर मीन्स बाद का भी होता है, लेकिन दक्षिण दिशा, ऑप्शन डी, ये नहीं होगा उत्तर का अनेकार्थी शब्द। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रातों रात, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिएगा नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जिस समास में पहला पद अवयव और प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होगा? तो देखिए जिसमें पहले क्या रहेगा, अवयव रहेगा, तो जिसमें पहले अवयव रहेगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, अविभाव समास हो जाएगा, नाम से ही जैसे कि पता चला। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, मिश्र वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? तो शेष दूसरा उपवाक्य क्या होता है दोस्तों, आश्रित उपवाक्य होता है। नेक्स्ट देखिएगा, राजा का महल, राजमहल कौन सा समास है? तो देखिए राजा का महल, राजमहल एक तत्पुरुष समास है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, इसे गुण बताता राजा का, राजमहल राजा का ही रहेगा, तत्पुरुष। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है? तो समुच्चय बोधक, मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र है दोस्तों, इसमें समुच्चय बोधक का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट, बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें कृत्य वाच्य, डायरेक्ट कर्ता पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे गीत गा रहे हैं तो इस पर कर्ता, इसलिए कृत्य वाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, वाच्य का कौन सा भेद है? तो मजदूरों के द्वारा, यानी कि कोई काम कर्म किया जा रहा है, किसके द्वारा, मजदूरों के द्वारा, इसलिए कर्म वाच्य हो, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक आपका हिंदी किताब का जो क्लास 10 का उससे पूछा गया सवाल है, खंड गौ को देखने वाले दोस्तों। इसमें देखिए निर्देश प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से लेकर 24, फिर मिस्टेक किया है यहाँ पर, तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए हम लोग को पढ़ना है दोस्तों। एक दिया है यहाँ पर, आप सभी देख सकते हैं, मन की मन ही माज रही, कहिए जाइए कौन पे, उधो नाही परत कही, अवधि उधार आसन आभि की, तन मन विधा सही, अब इन जोग संदेशिनी, सुनी सुनी बिरहनी दही। जी हाँ दोस्तों, ये उधो कृष्ण प्रेम वाला जो है गोपी का, उसी दोहा का ये लिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, यहाँ पर देखिएगा, प्रस्तुत पद में किसकी मन की बात मन में ही रह गई? तो प्रस्तुत पद में किसकी मन की बात मन में ही रह गई? तो बताइए, ये गोपियों की बात, मन की बात मन में ही रह गई दोस्तों, तो ये हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट, कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया? तो कृष्ण ने गोपियों के लिए भक्ति का, योग का, तो योग करने के लिए कहा गया था, योग कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई? जी हाँ दोस्तों, कृष्ण के संदेश सुनकर
मिलन की आस जगी, विरह की आग जगी या फिर प्रेम की आग लगी जगी। जी हाँ दोस्तों, प्रेम की आग तो ये आग जगी या फिर खुशी की आस बजी, तो मिलन की आस जगी तो विरह की आग जगी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों प्रेम की आग जगी। तो चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया? तो गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का तो ये प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट जो कि आपका आ गया है, फिर आपकी बुक का ही है, आपकी हिंदी किताब का निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए उत्साह कविता से पूछा गया, उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करती है? जीवन के संहार और विध्वंस की ललित कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नवनिर्माण नव संचार की ओर, जीवन में निराशा और हताशा की ओर, पूंजीपतियों एक बार। तो देखिए ललित कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नवनिर्माण नव संचार की ओर उत्साह इसका करता है। जल जात का अर्थ क्या होगा? तो जल जात का अर्थ होता है दोस्तों कमल का फूल, याद रखिएगा कमल का फूल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, नागार्जुन ने फसल के लिए, जी हाँ दोस्तों फसल कविता जो कि आपकी किताब का है जिसका लेखक है नागार्जुन, तो नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है? नदियों का पानी, किसानों की मेहनत, उसके बाद देखिएगा मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणें। तो इन सारी बातों पर चर्चा किया है, तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कितने साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे? तो देखिए 2 साल तक, 7 साल तक, 4 साल तक, 10 साल तक। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ये आपको कमेंट में करना है। ये देखते हैं कि कौन सा विद्यार्थी पढ़ते हैं हिंदी भी अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से लेकर 32 का, देखिए यहाँ पर मिस्टेक किया है, 32 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए, बार बार सोचते क्या होगा उसको कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है। जी हाँ दोस्तों, ये देश प्रेम पर आधारित आपकी किताब का ही एक कहानी का पार्ट है, जो कि नेताजी का चश्मा आप लोग जरूर पढ़े होंगे। तो चलिए इसको हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश किस कहानी से लिया गया है? तो ये जो कहानी है दोस्तों हमारे नेताजी जो कि सुभाष चंद्र बोस उस पर आधारित है, तो नेताजी का चश्मा उस पर ये कहानी दिया गया, ऑप्शन नंबर 20 के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हालदार साहब कितने दिनों के बाद कस्बे से गुजरे थे? तो हालदार साहब जो है 15 दिनों के बाद कस्बे से होकर गुजरे थे। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 31, कस्बे के चौराहों पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी? तो कस्बे के चौराहों पर किसकी प्रतिमा लगी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी? तो ये लगी थी दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 32, हालदार साहब को क्यों लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा? हालदार साहब को इसलिए लगा था क्योंकि अब मूर्ति पर जो चश्मा बदलने वाला आदमी था वो कैप्टन मर गया था। जी हाँ दोस्तों, कैप्टन जो है, कैप्टन उसे लगता था कि कैप्टन मर गया जो कि चश्मा पर मूर्ति पर चश्मा लगाता था। तो चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33, बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में किससे आग दिलाई? तो किससे आग दिलाई थी? उसका बेटा जब बाल गोविंद भगत का मर गया था तो उसके पोतोहू से, जी हाँ दोस्तों, उसके बेटे का वाइफ पत्नी से। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताइए कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है? तो बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर श्रम बिंदु का अर्थ होता है पसीना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 35, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जग जरा, पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई है? तो ये देखिए नेताजी का चश्मा, माता का अंचल, बाल गोविंद भगत या फिर एक कहानी यह। तो बताइए, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, तो ये जो लिया गया है दोस्तों ये किस कविता से लिया गया है? तो आपको बताना है कि ये किस कहानी से लिया गया, सॉरी दोस्तों किस कहानी से। तो आपको ये आपके हिंदी किताब का है। तो चलिए इस लाइन को आप लोग बताइएगा कि हम देखना चाहते हैं कि कौन सा विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का भी आंसर आपको कमेंट कर देना है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? तो कब देखा गया था दोस्तों? जब उनका इकलौता बेटा मारा, देखिए यहाँ पर मारा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर जब उसका इकलौता बेटा मरा था। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही दुखद था उसके लिए, बाल गोविंद भगत तभी संगीत साधना किया था। चलिए हम नेक्स्ट देखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 37 से लेकर 40 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसे आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। इसके क्वेश्चन को हम यहाँ पर आपको बताते हैं। प्रस्तुत अंश किस कहानी से ली गई है? तो ये जो कहानी दोस्तों ये माता का अंचल के बारे में है, माता के अंचल से लिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, लेखक की माँ ने लेखक के घाव पर क्या पीसकर लगाई थी? तो लेखक की माँ ने लेखक के घाव पर हल्दी पीसकर लगाई थी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, लेखक कहाँ डर कर छिप रहे थे? तो लेखक पिता की गोद में, मैया के आंचल में। तो कहाँ छिप कर डर कर गोद में? तो मैया के आंचल में।
चलिए अब नेक्स्ट जो कि अंतिम सवाल है इस क्लास 10th हिंदी ए मॉडल सेट 3 का, माता के आंचल में लेखक को क्या मिला। तो माता के आंचल इस कहानी से लेखक को प्रेम और शांति का अनुभव मिला था। तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था क्लास 10th हिंदी ए सेट 3 का पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार के सारे मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन है एग्जाम से पहले देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर जुड़े रहिएगा। और हमारे बहुत सारे मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी करा दिया आप सभी के लिए, नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा चैनल पर विजिट करके, तथा आपको स्क्रीन पर भी सजेस्ट हो रहा है। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में।